मैं एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता था। फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत टूट गया और मैंने शादी ना करने का फैसला ले लिया। फिर मैं पूरी तरह से अपने काम में डूब गया। एक बार मैं एक सीक्रेट मिशन पर था। तब एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने को कहने लगी। मैंने मना कर दिया तो उसने गन निकाल ली। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मेरे होश उड़ गए। एक बार एक सीक्रेट मिशन के तहत मैं एक साइकिल के पंचर ठीक करने की दुकान पर काम करने लगा। काम करते करते मुझे 3 महीने हो गए। एक रात को मैं दुकान पर अकेला बैठा था और दुकान का मालिक कहीं गया हुआ था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और बोली, आप चलिए मेरे साथ। मैं हैरान होकर पूछा, कहाँ और आप हैं कौन? उसने जवाब दिया, मैं सामने के मकान में रहती हूँ। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और चाहती हैं कि मेरी शादी उनके सामने हो जाए। प्लीज़ आप चलिए और उनके सामने मुझसे शादी कर लीजिए। यकीन मानिए नकली शादी होगी, असली शादी नहीं होगी। कोई ज़बरदस्ती है। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी दादी की एक ही इच्छा है, वह बहुत बीमार है। प्लीज़ एक छोटा सा नाटक तो करना है। तुम जाओ यहाँ से। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, कुछ भी। देखिए मेरे जीने और मरने का सवाल है। अगर आप नहीं चले तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगी। यह कहकर उसने गन निकाल ली। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने कहा ना, यह मेरी दादी की अंतिम इच्छा का सवाल है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। नाटक ही तो करना है। सिर्फ उनको दिखाने के लिए शादी करनी है। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ कोई और है ही नहीं। नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने छीना झपटी करके उससे रिवॉल्वर छीनने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने बंदूक कभी मुझ पर और कभी खुद पर तान ली। उसका कहना था कि अगर आप नहीं चलेंगे तो या तो मैं खुद मर जाऊंगी या आपको मार दूंगी। प्लीज़ चलिए। वह गिड़गिड़ा रही थी और एक समय ऐसा आया जब वह बहुत भयानक गुस्से में आ गई। उसने एक फायर भी किया हवा में। अब मैं मजबूर था। उसने मेरी पीठ में रिवॉल्वर लगा रखी थी और मुझे धकेलते हुए अपने घर की तरफ लेकर गई। मेरी पंचर की दुकान वैसे ही सूनी पड़ी थी और वह बिना मालिक के सूनी ही पड़ी रही। मकान के नाम पर 2 कमरे थे। घुसने के साथ ही बड़ा कमरा था जिसमें टूटे फूटे पलंग पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो उस लड़की को भयानक गालियां दिए जा रही थी। अरे करमजली, तू क्यों नहीं मर गई उन लोगों की जगह? तुझे ब्याह दूं तो मुझे चैन आए। मेरा भगवान के घर से बुलावा तभी आएगा जब तुझे ब्याह दूंगी। उसकी अमानत उसे सौंप दूं तो चैन आना है। अरे नागिन, सबको खा गई, क्या मुझे भी खाएगी? ब्याह कर ले, मेरा पीछा छोड़। भगवान मौत भी नहीं देता, ना जाने कब पीछा छोड़ेगी। दादी की गालियां सुनकर मैं हैरान था। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। अम्मा, यह आ गए और देखो हम शादी भी कर रहे हैं। उसने झटपट पास रखे झोले में से माता जी की चुन्नी निकाली और सिर पर डाली और बुढ़िया से बोली, देखो मैं तो तैयार भी हो गई। बुढ़िया ने गौर से देखा। ठीक से दिखाई नहीं देता था शायद, पर उसकी आंखों में तो जैसे चमक आ गई। तू आ गया बेटा, ब्याह कर ले बेटा, तो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अरे हवन कहाँ है? आग तो जला। उसने तुरंत चूल्हे में से लकड़ी निकाली। हवन कुंड कहाँ था? वहाँ 2 ईंट रखी और उस पर लकड़ी जलाकर रख दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रिवॉल्वर मेरी पीठ से हटी नहीं थी और मैं मूर्खों सा जो हो रहा था उसे देख रहा था। शायद दिमाग काम नहीं कर रहा था इस विचित्र परिस्थिति में। आग जली, हमने फेरे लिए। अम्मा ने गले में से पड़ी माला निकाली और उसका हाथ मेरे हाथ में देकर कन्यादान किया। उसके बाद वह बहुत ही निश्चिंत होकर सो गई।
यह सब होने के बाद उस लड़की ने मेरे हाथ जोड़े और कहा, अब आप जा सकते हैं। क्या था यह जो करीब 20 मिनट में मेरे साथ घट गया था? कैसे मैं उसके कमरे से निकला और वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने कितनी देर तक बैठा रहा, बस ही झंझोड़ रहा था, बीनू भैया भैया, हवा टाइट कर दो, ठेके पर जा रहे हैं, रास्ते में अगर ससुर ने धोखा दे दिया तो बड़े फजीते हो जाएंगे। मैं तो जैसे होश में नहीं था, भयानक गुस्सा आ रहा था। बंसी से बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? ठेके पर, और कहाँ? आज तो मुझे भी चलना पड़ेगा शायद। अरे शायद? पक्का चलो ना, हम तो रोज़ कहते हैं तुमसे, तुम ही नहीं मानते। चलो एक से भले दो, आज तो पीने का भी मज़ा आएगा। और भी ना जाने क्या क्या कहता रहा। मैं उसके साथ शराब की दुकान पर चला गया और उसी ने जब मंगानी शुरू की तो ना जाने कितने पेग पिए। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब होश आया तो बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वह आधे अधूरे कपड़ों में एक कोने में दोनों पैरों के बीच में सिर डालकर बैठी थी या सो रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था। मैं उठा, अपने कपड़े पहने, मटके में से पानी लिया और मुंह धोया। उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। दुकान पर आकर मूढ़े पर बैठा और शाम की बातें याद करने लगा। दिमाग पर जोर देने पर बस इतना ही याद आया कि बंसी बड़ी मुश्किल से मुझे टांग कर दुकान पर छोड़ गया था। और फिर यह याद आया कि मैं उससे कह रहा था, जो तुम्हें करना था वह तुमने कर लिया, अब इस रस्म को निभाने की मेरी बारी है। वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और मैं उसकी कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। 3 महीने में जितनी जानकारी मैं जुटा सकता था होटल पर दबिश देने के लिए काफ़ी थी। बहुत सारे अनैतिक कार्य हो रहे थे वहाँ और अंडरवर्ल्ड से भी काफ़ी जुड़ाव था। मैं 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट आगे पहुंचा चुका था कि आज यह घटना घट गई थी। मुझे अपने व्यवहार पर बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं ऐसा कैसे हो सकता था? क्या किया यह? क्या कर दिया मैंने? मेरी भेजी गई रिपोर्ट का जवाब मिला कि हमें सिर्फ होटल मालिक को नहीं, पूरे गिरोह को पकड़ना है। तो अब मुझे उस होटल में जाकर काम करना होगा। बॉस मेरे काम से काफ़ी खुश थे। साइकिल की दुकान पर नया प्लेसमेंट हो गया था और मैं पूरी तरह से अपना लुक चेंज करके होटल में नौकरी पाने में सफल रहा। इंटरव्यू के समय थोड़ी सी इंग्लिश की बदौलत मेरी हैसियत वेटर से ज़्यादा थी। धीरे धीरे सब सेट होने लगा था। होटल जैसे कि बाहर से दिखाई देता था वैसा ही अंदर से भी था। जानने वाला ही समझ सकता था कि वहाँ क्या क्या हो रहा था, पर सब कुछ अच्छा था। बहुत जल्दी मैंने नब्ज पकड़ ली और रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। होटल में आए करीब 5 महीने हो गए थे। मैं होटल से बाहर भी नहीं निकलता था। दिन भर काम के बाद वहीं के सर्वेंट रूम में सो जाता था। कभी कभी मेरा प्लेसमेंट जो पंचर की दुकान पर था आ जाता था और थोड़ी बात हो जाती थी। एक शाम को होटल के कॉरिडोर में दिखाई दिया। मैंने इशारे से उससे पूछा कि इस समय यहाँ कैसे। उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं होटल के मैनेजर को कुछ ज़रूरी काम है का हवाला देकर 1 घंटे की छुट्टी लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर ऑटो किया और हमारे मिलने की निश्चित जगह पर पहुंच गया। हमारे बॉस पहले से ही वहाँ थे। ऑपरेशन कल ही था जिसकी जानकारी देने और रूपरेखा समझाने के लिए हमें बुलाया गया था। सब कुछ निश्चित हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम आज शाम को कैसे फ्री हो गए। वह बोला, आज तो मेरी दुकान की छुट्टी हो गई है। मैंने पूछा कैसे? वह मेरी दुकान के सामने एक घर है ना, झोपड़े जैसा, वहाँ कोई बूढ़ी मर गई है। आज ना जाने कितने दिनों बाद मुझे उसकी याद आई। मुंह से ओह निकला पर उसके सामने कोई भाव व्यक्त नहीं किए। मैं सोच रहा था कि जिस दादी की इच्छा के लिए उसने उस दिन वह सब कुछ किया था वही आज नहीं रही थी। अब वह क्या करेगी? मैंने पूछा, और कौन रहता है उस घर में? वह बोला, उसकी दादी की एक पोती है।
जो गर्भवती है, सुबह सुबह फूलों की दुकान लगाती है मंदिर के बाहर, और तो कोई नहीं रहता वहाँ, क्या गर्भवती है? हाँ, बड़ी दुखियारी है बेचारी। आप भी तो जानते होंगे, जब आपका प्लेसमेंट वहाँ था मैं कुछ बोल नहीं पाया। सुबह ही ऑपरेशन था और बहुत सी तैयारियां करनी थी। ऑपरेशन उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सभी अधिकारियों ने जीत का सेहरा मेरे सिर पर ही बांधा। बहुत बड़े अपराधी गैंग को पकड़ा था और बहुत से हथियारों के साथ मादक पदार्थ का जखीरा भी पकड़ा था। और यह बहुत बड़ी बात थी कि पूरा गैंग एक ही जगह पर था, जिसकी कई वर्षों से तलाश थी। आज वापसी थी एक छोटे से गेट टुगेदर के बाद। मुझे अपने शहर लौटना था। बहुत अच्छी पार्टी के बाद मेरा ड्राइवर कार में सामान रख रहा था। सभी से बाय बोलने के बाद हम निकल गए। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटता जा रहा है। दिल में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मन कर रहा था कि बुक्का फाड़ कर रो लूं। क्या करूं क्या नहीं, डिसीजन नहीं हो पा रहा था, पर आखिर में दिल जीत गया। मैंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। लोकेशन बताते हुए मैं उसके घर पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोला। पहचान नहीं पाई, बोली, बोलिए क्या काम है? मैंने उसकी ओर देखा और अंदर नज़र घुमाई कि कुछ ज़रूरी सामान हो तो एक अटैची के अलावा सब फालतू था। अटैची में भी क्या था मुझे नहीं पता था, पर अटैची उठाई, उसका हाथ पकड़ा और खींचकर लाकर कार में बैठा दिया। वह चिल्लाती रही। मैंने ड्राइवर से कहा चलो। मैं पीछे ही बैठा था। वह डर रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपने जेब से पिस्टल निकाली और कहा, गन पॉइंट पर लेना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता है। मैं तुम्हें नहीं, अपने होने वाले बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वह इस नर्क में जन्म नहीं ले सकता। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह अवाक सी मेरा मुंह देखते रह गई, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। 6 घंटे के सफ़र में उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सुबह सुबह हम लोग दिल्ली पहुंचे। यह तो तय था कि घर नहीं ले जा सकता था। ऑफिस के ही मेरे रूम में उसे बिठा दिया। दिन भर में ऑफिसर सर से बात करके मेरे लिए अलाट हुआ क्वार्टर उसका रैन बसेरा बना दिया। उसे वहाँ शिफ्ट करके मैं घर चला आया, जहाँ माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। माँ के ढेर सारे सवालों का जवाब देकर, इतने अनुराग से बनाए हुए उसके खाने को खाकर मन तृप्त हो गया। थोड़ी देर उनकी गोदी में सर रखकर लेटा रहा। फिर जब लगा कि माँ को भी नींद आ रही है, तो उन्हें उनके कमरे में छोड़कर मैं सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही वह याद आ गई। क्या कर रही होगी वह? नया शहर, नए लोग, नई भाषा, किसी को जानती भी नहीं। अकेली लड़की, कुछ सिहरन सी हो आई। आज तो खाने का काम ऑफिस से हो गया था, पर मुझे पता था कि सुबह को चाय के लिए दूध के पैसे भी उसके पास नहीं होंगे। चाय बनाने का भी राशन उसके पास नहीं था। कुछ सोचकर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठा और बाइक लेकर निकल गया। क्वार्टर पर जाकर बेल बजाई। बड़ी पूछताछ के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें देखकर लगा कि शायद रात भर सोई नहीं है, और आंखों के आसपास की सूजन से उसके रोने का प्रमाण भी मिल गया। रास्ते में जो थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा था वह उसे दिया, और चाय और ब्रेड, थोड़ा नाश्ता उसके सुपुर्द किए और कुछ रुपये भी दिए। बिना बात किए मैं वहाँ से निकल गया। घर पहुँचा तो माँ चिंता में टहल रही थी। इतने दिनों बाद आया और फिर सुबह सुबह बिना बताए कैसे चला गया? उन्हें कुछ बहाना बनाकर शांत किया। सुबह के कामों से निर्वृत्त होकर ऑफिस टाइम पर निकल गया। दोपहर तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। लंच टाइम में फिर उसकी चिंता सताने लगी। बॉस को बोलकर गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार आसानी से दरवाज़ा खोल दिया। उससे पूछा खाना खाया, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और पास के ही मॉल में लेकर गया। कपड़े, गैस चूल्हा, बर्तन, घर की ज़रूरत का सामान, राशन, सब कुछ दिलवा दिया।
वापस आते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर गए। डॉक्टर ने चेक करके कुछ टेस्ट लिखे जो मॉर्निंग में करवाने थे। वापस उसे क्वार्टर पर ड्रॉप कर दिया। अगले दिन जांच के लिए जाना था। एक दो दिन इस सब में ही बीत गए। डॉक्टर ने डिलीवरी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बताई थी। दवाइयाँ शुरू हो गई थी। अब एक दो दिन में एक राउंड लगा लेता। 2 महीने और बीत गए। मेरी माँ सीधी सादी महिला होती तो शायद छुपा भी लेता, पर वह प्रिंसिपल रह चुकी। मेरी माँ से यह राज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। शाम को जब मैं उसके रूम में गया, माँ पहले से ही वहाँ बैठी थी। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अब मैं क्या करता, एक सांस में मैं माँ को सब कुछ बताता गया। माँ ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जिससे मैं हिल गया और वह रोने लगी। जो यह था कि इस बात की क्या गारंटी है, यह तुम्हारा ही बच्चा है। इतना सब कुछ चलता जा रहा था कि इस बारे में कुछ सोचने का मुझे समय ही नहीं मिला। पर उसके आंसू, उसकी बेबसी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बच्चे का बाप मैं ही हूँ। उसने कहा आप चेकअप करवा लीजिए, ऐसी जांच होती है जिससे माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। मैंने पहली बार उसके मुंह से कोई सेंसिबल बात सुनी थी जिससे यह पता चला कि वह शायद थोड़ी बहुत एजुकेटेड भी है। स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया था। वह वैसे ही क्वार्टर में रह रही थी। मैं और माँ घर पर। अब माँ और मेरे बीच अनकहा सा अबोला आ गया था। मैंने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, पर जानता था कि उनका दिल टूट गया है। एक स्त्री के अपमान से और उन्हें धोखे में रखने से। उन्होंने मुझसे हमेशा एक विश्वास की ही तो चाहना की थी जो मैं बरकरार नहीं रख पाया। सब कुछ सामने आने के बाद मैं थोड़ा सा उसके प्रति लापरवाह भी हो गया था। इस बार एक हफ्ते बाद उसके क्वार्टर जा रहा था। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे मेरी ही राह देख रही थी। अस्त व्यस्त चेहरे पर ढेर सारा दर्द। मेरे पूछने पर कहने लगी 2 दिन पहले तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, और होता भी तो फ़ोन कहाँ से करती। उस घर में फ़ोन भी तो नहीं था, तो इसलिए अकेले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दवाई लेकर आई थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट होने की सलाह दी थी, परंतु मुझे बिना बताए वह एडमिट नहीं होना चाहती थी, इसलिए सिर्फ दवाई लेकर आ गई थी। बहुत जल्दी जल्दी उसने यह सब बताया। बोलने में उसकी सांसें फूल रही थी। मैं तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 8वां महीना लगा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब माँ को बताना ज़रूरी हो गया था, तो उन्हें फ़ोन किया। वह सुनते ही हॉस्पिटल आ गई। 2-4 दिन लगे उसे ठीक होने में। कमज़ोरी बहुत थी। वैसे तो मेरी माँ इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, परंतु उसकी हालत देखते हुए उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए माँ ने ही डिसीज़न लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। माँ और उसकी हेल्प के लिए एक आंटी लगा दी और एक कमरा उसे दे दिया था। वह दिन भर उसी में रहती, शायद मेरे जाने के बाद बाहर निकलती भी हो, पर एक ही घर में मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाता था। 1 महीना बहुत कठिनाई से बीता। एक रात माँ ने मुझे झंझोड़कर उठाया। नीता को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं तैयार था इसके लिए। उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया। 7-8 घंटों के इंतज़ार के बाद एक बेटा और एक बेटी हमारे आंगन में आ गए। बच्चों को देखने के बाद तो माँ की सोई हुई ममता जाग उठी थी। बार बार उन्हें चूमती, कभी मेरे सर पर हाथ फेरती तो फिर कभी उसको सहलाती। मेरे कई दिनों से चल रहे अंतर्द्वंद का निराकरण हो गया था। माँ ने उसे अपना लिया था। अब अबोला था तो हम दोनों के बीच। अब भी वह मेरी उपस्थिति से सहम जाती और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करता। पहले प्यार में मिले धोखे के बाद मैंने शादी ना करने का निर्णय लिया था, और माँ का सबसे बड़ा प्रयास था कि मैं शादी कर लूँ। पर शादी इस प्रकार होगी यह नहीं सोचा था। अब माँ अपनी ज़िंदगी में मस्त थी, क्योंकि उनके खेलने के लिए खिलौने जो आ गए थे। कोई क्या बात कर रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वैसे भी इस शहर में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो जानने वाले थे उन्हें बता दिया था कि एक सादे समारोह में शादी हो गई है। बच्चे 3 महीने के हो गए थे और मुझे अचानक एक ऑपरेशन पर मद्रास जाना पड़ा। तब तक वह माँ से खुलकर नहीं पर थोड़ा बहुत बात करने लगी थी। इस तरह के ऑपरेशन पर जाते हैं तो घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब भूल जाते हैं। बस हमारा टारगेट याद रहता है। इस दौरान में परिवार में क्या हो रहा है यह फिक्र हम नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों की शादियां बेहद उलझी हुई होती हैं। इस बार का ऑपरेशन छोटा ही था, 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया था। आज वापसी थी, मैं कार के बाहर देख रहा था। मुझे एक एक करके माँ, नीता और बच्चे याद आने लगे थे। और याद आया माँ का वह चेहरा जिसमें वह मुझे पसंद नहीं करती। यह साफ दिखता था। रोमा और मैं स्कूल से साथी थे, कॉलेज में एडमिशन भी साथ में लिया। मेरा दिन भी वही थी और रात भी वही। मैंने उसके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। इतना मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा मेरी खुशी के लिए कभी रोमा को ना नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी हाँ उनकी आंखों में दिखती थी। और रोमा की तो हर बात में मुझे मेरे लिए प्यार ही प्यार दिखता था। मैंने कभी उसके अलावा किसी और लड़की के सपने भी नहीं देखे थे। फिर क्या हुआ, एनआरआई लड़के का रिश्ता आते ही उसके परिवार वालों ने उसे क्या समझाया। उसने एक झटके में मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और 2 दिन में शादी करके उस अनजान लड़के के साथ 7 समंदर पार चली गई और मैं गिड़गिड़ाता ही रह गया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। मैं पागलों जैसा हो गया था। मुझे न खाने का होश था, न सोने का, न पढ़ने का, न घर पर पाए जाने का। एक बार नशे में धुत रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था। जब सुबह होश आया तो पापा को टूटते हुए पाया। इस कदर सदमा लगा कि 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस की चेयर पर डेड मिले। उसके बाद माँ थी और बस मैं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना खत्म हुआ हो और मैं भयानक नींद से जागा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया, वह भी तब जब शायद माँ ने पापा की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था। बड़ी मुश्किल से माँ से जुड़ पाया था, वह भी एक शर्त पर कि पापा का सपना पूरा करूँगा और कभी माँ का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके पापा का सपना तो पूरा कर चुका था, पर कुछ बाकी रह गया था। मैं भारी मन से घर जा रहा था। दरवाज़ा खोला, मेरी चाबी मेरे पास ही रहती थी। माँ के कमरे में झांक कर देखा, वह सो रही थी। नीता वाले कमरे में आंटी बच्चों के साथ सो रही थी। नीता कहाँ है? शायद मेरे कमरे में। मैं उलझा हुआ सा अपने कमरे में गया। वहाँ देखा मेरे बिस्तर पर एक अजनबी सोया हुआ था। नीता पास में बैठी थी, उसकी उंगलियां उस अजनबी के बालों में थी और वह भी कुर्सी के हत्थे पर सर रखकर सो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। असमंजस में था, किससे पूछता। काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था तो इस स्थिति में भी नहीं था कि सबको जगाऊं और इस बारे में पूछूं। इसलिए हॉल में आकर सोफे पर सो गया। सुबह माँ की आवाज़ से नींद खुली। वह मुझे बड़े प्यार से उठा रही थी। सच में ऐसा लग रहा कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। बाकी लोग सो रहे थे। माँ ने चाय बनाई थी और मुझे लेकर बाहर झूले पर आ गई। मेरी आंखों में तैर रहे सवालों के जवाब देने की उत्सुकता उनको मुझसे ज़्यादा थी। उन्होंने जो बताया वह यह था कि मेरे जाने के करीब 7 दिन बाद हरिद्वार से फ़ोन आया जो नीता के लिए था। फ़ोन सुनने के बाद नीता बिल्कुल अधीर हो उठी थी। वह उनसे अमृतसर जाने के लिए अनुमति मांग रही थी। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को साथ लेकर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम्हें करने जाना है? कहने लगी, माँ जी मेरे जीवन का यही एक उद्देश्य है, प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। माँ ने कहा, बिना विनय से पूछे मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? तो बहुत गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप बच्चों को रख लीजिए, आरती आपके साथ रहेगी, मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊँगी। मुझे इसका ऐसे अकेले जाना सही नहीं लगा और तू भी नहीं था।
इसलिए डिपार्टमेंट में फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई, जिसमें मैं, नीता, नैनी दोनों बच्चों को लेकर गए। वहाँ कहाँ जाना था यह तो मुझे पता ही नहीं था। वहाँ पहुँचे तब ड्राइवर को इसने बताया कि वहाँ के पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम माँ जी। जब हम वहाँ पहुँचे तब इसने किसी लेटर का जिक्र किया जो हरिद्वार की उसकी किसी फूल वाली आंटी के पते पर आया था। तब जाकर पता चला कि इसने कुछ लोगों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हुई है और यह फूल वाली आंटी से संपर्क करती रहती थी और हमारा फ़ोन नंबर इसने वहाँ दे दिया था। पुलिस वालों ने बताया कि 4 लोगों में से किसी एक का पता चला है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह तो खुशी से बोरा गई। तुरंत हम लोग वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ ये मिला, जिसे दूर से देखते ही ये प्राण छोड़कर भागी और उससे लिपटकर रोने लगी। वह भी उतना ही अधिक अधीर होकर इससे मिला। मैं बड़ी उत्सुकता से माँ को देख रहा था। वह उसका भाई सुधीर है विनय। केदारनाथ बादल फटने की जो त्रासदी हुई थी उसमें इसके पिता, माता, एक बहन और एक भाई सभी हादसे का शिकार हो गए थे। दादी की बीमारी के चलते यह नहीं गई थी। उन सभी में से सिर्फ यही बचा है। यह भी कोमा में था इतने समय से। अमृतसर कैसे पहुंचा इसे कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले जब उसे होश आया तब इसने अपने पते बताए। जवाब नहीं मिला तो मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर नीता को इन्फॉर्म किया गया। अच्छे घर की लड़की है नीता। विनय बस परिस्थितियों के बोझ की मारी है। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अंदर गया तो सुधीर जाग चुका था। 21-22 साल का लड़का, बहुत ही मासूम सा था वो। मुझे नमस्ते किया तभी नीता भी कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी कि मैं क्या रिएक्ट करता हूँ। यह जानने की उत्सुकता थी या अपने भाई को मुझसे मिलाने की खुशी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। सुधीर ही बोला। उसने मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया। नीता उसे हमारी शादी की परिस्थितियों के बारे में बता चुकी थी। वह मुझे धन्यवाद दे रहा था कि मैंने जैसे भी हो शादी निभाई। हमारी शादी का सच भी वह उसे बता चुकी थी। वह चाहता था कि मैं कुछ समय और नीता का ख्याल रखूं। तब तक वह अपने शहर जाकर सब अच्छे से जमा न ले और फिर नीता को भी लेकर जाना चाहता था अपने शहर, मतलब हरिद्वार। नहीं नहीं, हम लोग इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। सब अच्छे से जमाने का क्या मतलब है, मैंने पूछा। तो इसके जवाब में दोनों भाई बहनों ने आंखों ही आंखों में बातें की, जैसे क्या छुपाए और क्या बताएं। नीता ही बोली, मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की, तभी माँ अचानक डिलीवरी में सुधीर को जन्म देकर चल बसी। उसकी देखभाल के लिए आई नई माँ एक बेटे और एक बेटी की माँ बनी। जाहिर सी बात है मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। साथ ही साथ वे दादी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि दादी हमेशा पहली माँ को ही बढ़ाया करती, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। होना तो यह चाहिए था कि दादी मुझसे प्रेम पूर्वक रहती, परंतु वह तो और चढ़ती। तेरे कारण जल्दबाजी में इसको ब्याह कर लाना पड़ा था। बचपन में ही मेरी पास वाले रामधन जी के छोटे बेटे से सगाई पक्की कर दी। पर यह तो मेरी जिद थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूंगी, फिर शादी करूंगी। माँ को क्या आपत्ति थी, घर का पूरा काम हो जाता था। वह अपनी छोटी बेटी पर काम का जरा भी बोझ नहीं डालना चाहती थी। पर सुधीर नीता को समझता था। पिता को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। और ऐसे में एक बार दादी ने जिद कर ली कि दादाजी की अस्थियां विसर्जित करके आओ, और दादी की देखभाल के लिए नीता को छोड़कर पूरा परिवार यात्रा पर निकल गया। टू बी कंटिन्यूड।